हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो है फिफ्थ चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वो करेंगे। इससे पहले हमने बाकी जो हमारे एनसीईआरटी है उसके सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और जो हमारे टेंथ के फोर चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए ज्योग्राफी में। बाकी हमारी जो क्या एनसीईआरटी साइंस की सीरीज वो भी आप जाके देख सकते हो। और हमारी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में हमने क्लास नाइन्थ और टेंथ कवर कर लिए हैं। और अभी साथ में पैरेलली हमारी क्या हालत है सीएपीएफ एसी की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसमें हमने हर एक जो आपके मतलब जो भी टॉपिक्स आ रखे हैं और जो जो आपके एक एक ऑप्शन है बहुत अच्छे से समझाया है। क्योंकि आपने अगर नोटिस करा होगा कि यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शन से बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक मतलब बहुत ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट कर देगा। अगर आप वो सीरीज देखोगे तो आप जाके देख सकते हो, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सिंपली यहाँ पे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज आपका मतलब क्या है? तो सिंपली मिनरल्स मान लो जो हमारी चीजें होती है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलती है और हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, वो होती है हमारी मिनरल्स। और हो गए यहाँ पे हम अगर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्स वो जिस चीज से भी हम एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं वो हो गए हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। अब जैसे हमारा हमारा हो गया फ्यूल, या फिर आप अपना मतलब अलग अलग तरीके जो फ्यूल होते हैं, नेचुरल गैस हो गई, ये हो गए हमारे क्या हालत है कन्वेंशनल। फिर अगर नॉन कन्वेंशनल पे देखो तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। तो सिंपली जो भी हमारी सबसे पहले मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से? ये मिलते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट से। अगर हम देखें तो अर्थ की क्रस्ट में सिंपली जो हमारे यहाँ पे मान लो जो भी हमारे एकदम स्टार्टिंग वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे जो पूरे मेन पेरेंट रॉक बेड रॉक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पर जो आपकी सिर्फ हमारी स्टार्टिंग वाली जो लेयर्स होती हैं वही फीजिबल और इजीली क्या होता है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा तो जल्दी इजीली निकाल पाते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा हम डेप्थ में एक तरीके से माइनिंग करेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, उतना ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो सिर्फ जो हमारी एकदम टॉप वाली लेयर्स होती है मेनली, वो हमारी मेनली हम मिनरल्स के लिए उसे क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं, उन्हें इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उन्हें यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे जो मिनरल्स है वो हर जगह यूज होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो टूथपेस्ट है उसका एग्जांपल दे रखा है कि टूथपेस्ट में भी बहुत सारे मिनरल्स यूज होते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा तो नहीं जाता, पर इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें क्रक्स की चीजें दे रखी है जो कभी भी वन वन लाइनर में आपके अलग अलग एग्जाम्स में आ सकती है। तो अगर हम देखें टूथपेस्ट में सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। फिर अगर हम इंडिविजुअली देखें तो फ्लोराइड का काम क्या होता है? फ्लोराइड कैविटीज को रिड्यूस करता है। फिर अगर हम और आगे देखें यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। ये अगर हम देखें तो कहाँ-कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटोस से। तो अगर हम टाइटेनियम का अगर मान लो जैसे और जैसी चीज़ें हो गई हैं कि अगर हमसे पूछे टाइटेनियम कहाँ से मिलता है? तो टाइटेनियम हमें मिलता है कहाँ से? रूटाइल से, इल्मेनाइट से और यहाँ पे हो गया हमारा एनाटोस। फिर अगर जो हमारे स्पार्कलिंग मतलब जो शाइनिंग वाला फीचर होता है हमारे टूथपेस्ट में, वो कहाँ से आता है? वो आता है माइका से। और अगर हम यहाँ पे और देखें, द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। तो जो हमारी मेन प्लास्टिक की चीज़ होती है कहाँ से बनती है? ये हमारे पेट्रोलियम से बनती है। बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि प्लास्टिक कहाँ से बनता है। प्लास्टिक बनता है हमारे पेट्रोलियम से। फिर अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। तो सिंपली यहाँ पे हमारी जितनी भी मतलब लाइफ फॉर्म्स है सभी को क्या होता है किसी न किसी तरीके से मिनरल यूज करना होता है। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो 0.3% का मिनरल का यूजेज है। पर अगर ये 0.3% बहुत ही कम होता है बाकी अगर हम देखें, पर अगर ये 0.3% जो हमारे मिनरल्स है ये नहीं होंगे तो हम जो हमारी बाकी जितनी भी हमारे पास चीजें होती है, चाहे हम वो अपनी बॉडी में जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर बाहर से जो भी इनटेक कर रहे हैं, वो सब भी हम अपनी तरह मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन वाइजेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे व्हाट इज अ मिनरल। मिनरल सिंपली होता क्या है? तो मिनरल अगर हम क्या आते हैं एक तरीके साइंटिफिक टर्म में देखें तो होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मतलब क्या डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर का? मान लो जैसे अगर हम देखें मिनरल का, तो सबसे पहले मान लो हम अलग अलग मिनरल्स का अगर देखें तो एक हो गया यहाँ पे हमारा आयरन और हो गया, दूसरी तरफ हो गया हमारा मान लो डायमंड। तो अब इन दोनों की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है मान लो जो भी हमारा इसके अंदर एटम्स होते हैं उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उस फिक्स स्ट्रक्चर में और होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक ही जैसे। अब मान लो आयरन ओर है तो उसमें जो आयरन ओर की मान लो पूरे जो भी मतलब हमारे एटम्स होते हैं आयरन के, वो जब पूरा बनाते हैं और बीच बीच यहाँ पे मान लो हमारे जो वो डस्ट या अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, पर हमारा मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो आयरन का होता है। तो वो बनता है हमारा एक मिनरल। सिमिलरली अगर डायमंड का देखिए तो डायमंड के खुद मतलब जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स स्ट्रक्चर में पहले से ही क्या होते हैं, एक डिजाइन मतलब बने होते हैं। इसी वजह से डायमंड को जो एबिलिटी मिलती है हार्ड होने की, वो उसी स्ट्रक्चर की वजह से मिलती है। तो ये सबसे मेन चीज यहाँ पे है कि एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ का।
और फिर यहाँ पे दूसरे तरीके नेचुरली, कि नेचुरली अकर होते हैं। इससे मतलब ह्यूमन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इनकी ग्रोथ, मतलब ग्रो करने में या फिर मैं क्या हालत है फॉर्म होने में। तो ये हो गया हमारा मिनरल। फिर अगर हम आगे देखें, रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो रॉक किससे बनते हैं? रॉक्स बनते हैं मिनरल से। अब मिनरल क्या, मान लो हमारा आयरन और एक मिनरल है, पर उसके बीच बीच में हमारा दूसरा मिनरल मान लो यहाँ पे हो गया सिलिकॉन। तो अगर हम देखें, सिलिका कहते हैं वैसे मेनली जो हमारे क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन के कुछ मान लो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, फिर सिलिका के पार्टिकल्स होंगे, वो सब आपस में मिक्स होंगे, या फिर और भी अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब जब मिक्स होते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये बन जाती है हमारी आयरन ओर। अब ये ओर बन जाती है, अब इस ओर में आयरन भी है, बाकी जो कुछ और भी हमारे जो मिनरल्स है वो भी अवेलेबल होंगे, पर मेनली क्या यहाँ पे मेनली हमारे आयरन और। इससे क्या करते हैं, इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारा एक तरीके से मिनरल होता है, और वो हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी ओर होती है उसमें सिंपली क्या होते हैं, एक से ज्यादा हमारे जो भी मिनरल या फिर एक से ज्यादा हमारे एटम्स, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम अब आगे देखें यहाँ पे, द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल्स फॉर्म, दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोजेसेस। तो अब यहाँ पे बता कर यहाँ पे ये बता रहे कि हमारे मान लो मिनरल अलग अलग जगह पे अलग अलग कैसे बनते हैं। मान लो जैसे हमारा एक ही रॉक है, अब वो रॉक अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज में फॉर्म हो गए। जैसे अगर हम देखें डायमंड, तो डायमंड हमारा सिंपली देखिए कार्बन से ही बनता है। उसके बाद अगर हम देखें कोल, तो कोल भी किससे बनता है? कार्बन से। पर अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है? अब यहाँ पे डिफरेंस होता है एक तो प्रेशर का, कि डायमंड हमें ज्यादा नीचे डेप्थ में मिलते हैं, उनपे प्रेशर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा यहाँ मतलब चांस होते हैं ये हमारा क्या हालत है डायमंड बने। और अगर कम होता है तो कोल या फिर ग्राफाइट या और भी चीज होती है, वो सब बनती है किससे? हमारे कार्बन से। तो इस वजह से ये जो पूरा है ये किस चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, ये अलग अलग कलर होता है, कि यहाँ पे जो भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मान लो कि कोई एक हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से जैसे फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, तो मान लो वो रेड कलर का हो गया। कोई और हमारा अगर यहाँ पे मिनरल प्रेजेंट होता तो कलर चेंज हो जाता। फिर सिमिलरली देखिए यहाँ पे हार्डनेस, अब हार्डनेस क्या? डेप्थ। अब जैसे मेनली ये डेप्थ और जो भी हमारे यहाँ पे चीज मान लो जो भी मिनरल मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर सिमिलरली क्रिस्टल फॉर्म्स भी किस तरीके का होगा वो। फिर लस्टर मतलब शाइन, जैसे डायमंड शाइन करता है, ग्राफाइट शाइन करता है, पर कोल और जो बहुत से अलग और मिनरल्स है वो शाइन नहीं करते। फिर डेंसिटी, हर मिनरल की डेंसिटी अलग है, तो जो यहाँ पे मिनरल प्रेजेंट होगा जितना मतलब जितना ज्यादा उस पर प्रेशर और फिजिकल जो भी कंडीशंस होंगी, उससे वो उसकी डेंसिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारे एक जगह पे अलग अलग मिनरल्स भी मिल सकते हैं, और अलग अलग जगह पे सेम मिनरल्स भी मिल सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आगे देखें, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। अभी हमने जैसे डिस्कस किया ओर्स, अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स में जिसमें हमारी मल्टीपल चीज होती है। अब जरूरी नहीं होता सारे मिनरल्स ही हो, पर मेन हमारा कोई ना कोई एक मिनरल होगा तभी वो ओर बनाएगा। अगर मतलब और होने के लिए उसके अंदर एक मिनरल होना चाहिए जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाए और एक तरीके से अपने फायदे के लिए यूज कर पाए। अगर मान लो कोई ऐसी और है जिसे एक्सट्रैक्ट करने बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, पर उसका यूजेज बहुत ही कम है, लिमिटेड है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। पर ये बहुत ही रेयर चीजों में, जैसे मान लो अगर यूरेनियम है, उसका यूज बहुत ज्यादा है आगे जाके, या फिर जो भी हमारे बाकी चीजें बहुत हमारी यूनिक चीजें, उसमें फिर भी हम एक बार को अपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न जो बाद में होता है बहुत ज्यादा मिलता है। पर अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ होगी जो अबंडेंट पहले से ही है, पर फिर भी हम किसी ऐसी ओर में जाके देखें जहाँ मुश्किल से उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वहाँ से उसे कंज़्यूम नहीं करेंगे, उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से ये सिंपली हमारा क्या था ओर, एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। तो हम सिंपली और में यहाँ पे अभी हमने पूरा अच्छे से डिस्कस करा था कि कोई भी एक एलिमेंट बाकी अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ मिला होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि और में एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स अकर, तो सिंपली हमारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो ये जो हमारे यहाँ पे रॉक्स के अलग अलग टाइप्स हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। तो जैसे हमारे कौन कौन से थे, हमारे थे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो जो ये तीनों रॉक्स हैं इनकी जो मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज है, कि कौन सा सबसे पहले बनता है, फिर दूसरा कौन सा बनता है, फिर सेडिमेंट्री हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक से दोनों से बनता है। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। फिर अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं, igneous and metamorphic rocks in minerals may occur in the cracks, crevices, faults और joints। तो सिंपली ये है क्या, मान लो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी लेयर्स होती हैं अब इसमें बहुत अलग अलग क्रैक्स आ जाते हैं। मान लो बीच में क्रैक आ गया, बहुत ज्यादा पानी मतलब बारिश हुई, तो थोड़ा सा भी अगर गैप होगा तो ज्यादा भर गया, फिर सन की वजह से ये एक्सट्रैक्ट हुआ, जब ये पत्थर फूलते हैं तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाता है। अब इस क्रैक में क्या है, जब ये बहुत डेप्थ में होता है तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर चीज आके होती है उस पर अलग से प्रेशर पड़ता है, इस तरफ से प्रेशर आया, इस तरफ से प्रेशर आया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारा एक मिनरल बन जाता है। इसी तरीके से हमारे जो फॉल्ट्स होते हैं, क्रिवाइसिस होते हैं, क्रिवाइसिस मान लो जैसे हमारा एक ये थोड़ा माउंटेनस सा है, तो इसमें जो ये वाला मान लो यहाँ पे मान लो एक लैंड एरिया है,
अब इसको जब आगे की तरफ पुश मिलेगा तो यहाँ से ये थोड़ा-सा कट सा जाएगा और यहाँ पे गैप सा आ जाएगा पूरा। तो ये बन जाता है हमारा क्रिवाइसिस। फिर सिंपली जब 2 एक मान लो 2 हमारी लेयर्स है वो आपस में जॉइन करते बीच में गैप रह जाता है तो वो हो जाता है जॉइंट्स। तो इस तरीके की जो हमारी पूरी मूवमेंट्स होती है, इस वजह से अलग-अलग जगह पे क्या बनते हैं, ये बन जाते हैं हमारे मिनरल्स। When minerals in liquid and molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface, they cool and solidify as they rise. तो सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो जब भी नीचे से अपना क्या होता है प्रेशर आता है मूवमेंट की वजह से, तो ये ऊपर जाके क्या होते हैं सॉलिडिफाई हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिक्विड है पर ऊपर जाके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तब ये बन जाते हैं क्या मिनरल्स। अगर हम देखें इग्निस और मेटामॉर्फिक जो फॉर्म है उसमें मतलब जो रॉक्स हैं उसमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं मेनली, तो ये होता है हमारा एक तो टिन, फिर हो गया कॉपर, फिर जिंक, फिर लेड। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना अच्छे से कि कौन-कौन से मिलते हैं इग्निस और मेटामॉर्फिक से। वो जाते हैं हमारे टिन, कॉपर, जिंक और लेड। फिर अगला है हमारा सेडिमेंट्री रॉक से। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे लेयर्स में होते हैं। इसे हम स्ट्रैटिफाइड लेयर कहते हैं कि अलग-अलग लेयर में। तो जो नीचे वाली लेयर होती है सबसे ज़्यादा डेप्थ में जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में नीचे होगी, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगी। इसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर होगा। फिर ऊपर वाले में उससे कम, फिर ऊपर वाले में और कम, फिर ऊपर वाले में और कम। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफाइड होते हैं। फिर अगर हम आगे देखें डिपोजिशन एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, तो यहीं पे सिंपली ये क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटास बन रहे हैं। और इन्हीं में क्या हो रहा है, इन्हीं में कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है। मान लो पहले ये वाली लेयर बनी, अब यहाँ पे कोई मिनरल होगा, फिर इसके ऊपर और यहाँ पे मिट्टी आई, पेड़ बने, तो प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो इस जगह पे क्या बन जाएगा मिनरल बन जाएगा ये। तो इस तरीके से कौन कौन से मिलते हैं, इस तरीके से मिलता है हमारा कोल, आयरन और। तो यहाँ पे मेनली ये जो चीजें होती हैं, जो भी मान लो हमारी एक चीज है कोल है, कोल से हमने क्या भी देखा था कि कोल डायमंड के भी फॉर्म में आ जाता है। मान लो अगर ये मिनरल यहाँ ये जो हमारा मिनरल है कार्बन, ये इस जगह पे होगा तो ये कोल होगा। पर अगर सिंपली ये इस जगह पे अगर होगा ज्यादा हाई डेप्थ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डायमंड भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि हर बारी डायमंड बने, पर अगर अच्छा प्रेशर एग्जैक्ट जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से डायमंड भी बन सकता है। फिर अगर देखिए और क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे अगर हम मिलती है यहाँ पे जिप्सम, पोटेशियम सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स। तो जो एरिड रीजन्स होते हैं वहां पे हमारे ये सब मिलते हैं क्या, पोटेश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो सिंपली इवेपोरेशन की वजह से होते हैं। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ soluble constituents leaving a residual mass of weathered material containing ores। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मान लो पहले से ही हमारे पास कुछ ऊपर रॉक्स हैं, अब उनपे अलग-अलग तरीके से डिकम्पोज़िशन हो रहा है, बारिश की वज़ह से हो रहा है या फिर मान लो हमारे जो भी यहाँ पे रिवर की वज़ह से हो रहा है, सनलाइट की वज़ह से हो रहा है, तो अलग-अलग वजह से डिकम्पोज़िशन होता है। तो इससे क्या होता है, जो ऊपर के यहाँ पे एडिशनल चीज़ें होती है, वो रन ऑफ हो जाती हैं। फिर जो हमारी नीचे की यहाँ पे मेन जो हमारी ओर होती है, वो बाहर निकल के आ जाती है। वो यहाँ पे मेनली किस तरीके की ओर मिलती है? ये मिलती है हमारी बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम क्या लेते हैं? बॉक्साइट से हम लेते हैं एल्यूमीनियम। तो ये सबसे ज़्यादा ही हमारी इंपॉर्टेंट ओर है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे हमारी एल्यूमीनियम। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे टेबल दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये सिंपली यहाँ पे जो मिनरल्स है वो हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे वो दे रखा है कि मेनली हम 3 तरीके से करेंगे, मेटालिक, नॉन मेटालिक और तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी में हमने अभी जैसे डिस्कस भी करा था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर अगर नॉन मेटालिक में देखें, नॉन मेटालिक में वो चीज़ आती है जिसका कोई मतलब मेटल्स नहीं होते, कि जैसे हम एक तो हमारे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, फिर उनकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, तो वो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। फिर अगर हम देखें मेटेलिक में भी 3 तरीके के होते हैं। अब एक हो गया हमारा फेरस। अब फेरस क्या है, जो यहाँ पे हमारे मैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, वो जाता है हमारे फेरस में। तो ये हो गया हमारा आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। तो ये आपको याद रखने की, अगर हम मैग्नेट से अगर हम कुछ जो भी हमारे क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं उनको अगर क्या कहते हैं टेस्ट करें, तो ये जो हमारे 4 एलिमेंट है आयरन, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट मेनली ये अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर हम और नॉन फेरस देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। फिर अगर हम और देखें यहाँ पे ये ना मेटल है ना नॉन मेटल, ये अलग से दे रखा है यहाँ, मतलब ये है तो मेनली नॉन मेटल ही, पर ना ही फेरस है ना ही नॉन फेरस है। तो ये होते हैं हमारे प्रीशियस जो बाकी मेटल्स हो गए, ये हो गए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो ये सब आपको जो यहाँ पे थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये सब होंगी, ये हमारी मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर लेना। और यहाँ पे मैंने नीचे अलग से लिख दिया कि और भी जो हमारे 2-3 और चीजें ये भी अट्रैक्ट होती हैं, पर ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। फिर अगर हम देखें जो अगले हमारे कहाँ पे मिलते हैं जो मिनरल है, वो यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। अब यहाँ पे हमारी जो वैलीज होती हैं, तो मान लो जब रिवर ऊपर से आती है तो ऊपर से कोई ना कोई मिनरल लेकर आती है, यहाँ पे जब फ्लो होते हैं तो यहाँ पे साइड साइड में इकट्ठे कर देती है, फिर नीचे जो हमारे छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या मिलता है, इस तरीके से मिलता है हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम और टिन भी मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगर और देखिए तो हमारे जो ओशन फ्लोर्स होते हैं, इसमें बहुत से अलग अलग हमारे जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं।
तो अगर ओशन फ्लोर का देखें तो जैसे हमारे मान लो ये हो गया हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ पे ये जा रही है बीच और यहाँ पे हो गया ये पूरा मान लो वाटर। तो यहाँ पे एक अलग-अलग तरीके से जाती है। पहले हमारी नीचे जाएगी, फिर सडन एक डेप्थ आएगा, फिर एक प्लेन आएगा, फिर ये ट्रेंचेस हो सकते हैं, हाइट हो सकती है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी ये शेल्फ होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिले जाते हैं, पर ये एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। फिर हमें ये इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि इन्हें ऊपर लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हम मेनली यहाँ से मतलब कोई भी जो ज़्यादातर मिनरल होते हैं एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। दो हमें पता है बहुत जगह पे कि मिनरल हैं, पर एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से कौन से मिलते हैं यहाँ पे हमारा होता है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर देखिए ओशन बेड्स में और क्या होता है यहाँ पे रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। तो यहाँ पे अभी देखा मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। तो ये ओशन बेड्स में मिलते हैं। तो अभी हमने 5 तरीके से देखे कि कहाँ-कहाँ मिलते हैं। सबसे पहला क्या था हमारे पास सबसे पहला था इग्नियस रॉक और दूसरा था मेटामॉर्फिक रॉक। फिर उसके बाद हमने देखा सेडिमेंट्री में। तो सेडिमेंट्री कैसे होते हैं हमारे स्ट्रैटिफाइड लेयर्स में होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद अगर हम देखिए उसके बाद था हमारा अगला डिकम्पोजिशन की जो भी हमारे पहले से रॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ ना कुछ मिनरल्स थे, पर ऊपर से सैंड और सिल्ट आके जमा हो गई। तो उसके बाद हम जब उसमें वेदरिंग होती है तो ऊपर वाली चीजें हट जाती है और एक बॉक्साइट जो ओर है मेनली वो हमें यहीं से मिलते हैं, मतलब एल्यूमिनियम की जो ओर है। फिर अगर हम अगला देखें, अगला हमारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स के ऊपर से जो भी हमारी रिवर्स या फिर जो वैलीज है उसमें रिवर्स हमारी कुछ लेकर आ जाती है ऊपर से मिनरल्स। तो वहां पे मिलते हैं हमारी गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लेटिनम। और फिर लास्ट हो गया हमारा ओशन ओशन फ्लोर्स, ओशन बेड्स, इन सब जगह पे। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, हमारी डिफिकल्टी होती है हमें ये एक्सट्रैक्ट करने में। फिर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया में जो हमारी मेनली जो हमारी माइनिंग होती है, ये सबसे ज्यादा फॉलो होती थी पहले रेड होल माइनिंग। तो रेड होल माइनिंग के बारे में आपने सुना होगा, अभी जैसे रिसेंटली जो उत्तराखंड में क्या हो गया था, हमारी एक टनल कोलैप्स हो गई थी, तो वहां पे हमारे जो वर्कर्स फंस गए थे। तो उनको किससे एक्सट्रैक्ट करा था, ये रेड होल माइनिंग का हमारे एक जो क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है इससे। तो रेड होल माइनिंग में होता क्या है कि हम एक छोटा सा होल करते हैं, मान लो जैसे ये हमारी जमीन हो गई, यहाँ पे मान लो हमारे रॉक्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक बस छोटा सा होल करें। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे 1-2 वर्कर जाएँगे और वो मतलब नीचे से पूरे जितने भी हम कोशिश कर करके थोड़े-थोड़े रॉक ऊपर एक तरीके से बाहर निकालते रहेंगे और ये गड्ढा बड़ा करते रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर लग रहा है। फिर इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। मान लो कभी अचानक साइड की यहाँ पे मान लो जो सैंड है ये नीचे गिर गई, यहाँ पे कुछ कोलैप्स हो गया, तो इस वजह से ये अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे मना कर दिया कि इसे फॉलो मत करो। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल। तो आज के टाइम पे इलीगल है, क्योंकि अभी जब यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स जो फंस गए थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, सिंपली ऊपर से जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट एरिया था वहां से क्या करा था हमने, कोशिश करी थी कि इस तरीके से रेड होल माइनिंग करके यहाँ से निकाले, और यही हमारा जो प्लान था फाइनली सक्सेसफुल भी हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बड़े इश्यूज चल रहे थे कि हमें अभी फॉलो नहीं करना चाहिए, पर लाइफ की बात थी इसलिए हमें थोड़ी सी अलग मतलब स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ी थी, और इस तरीके की जो रेड होल माइनिंग वाली हमारी मतलब प्रोसेस है को इसको यूज करना पड़ा था। तो अगर हम देखें कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो यहाँ पे मेनली जो अगर पूरे मतलब कंट्री की बात करें तो ये नेशनलाइज्ड है, कि हमारे अगर मान लो जम्मू कश्मीर में जब मान लो अगर किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें कोई भी मिनरल मिल रहा है, तो वो मिनरल डायरेक्टली इंसान का नहीं होगा, वो किसका होगा, वो हो गया हमारी गवर्नमेंट का। वो किसका हो गया, हमारी गवर्नमेंट का। तो मेनली ये होता है हमारे ऑलमोस्ट हर जगह पे। पर हमारे कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे मतलब जो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे कुछ ऐसे पहले से ही बने हुए हैं यहाँ पे जो हमारा अगर देखो स्पेशल स्टेटस होते हैं। तो कि जो कुछ यहाँ पे जगह होती है, एरिया होता है, अगर मान लो किसी का है तो वो पूरे कम्युनिटी के अंडर आता है। मान लो एक यहाँ पे कोई भी एक हिल्स है कुछ भी है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं वो कम्युनिटी के अंडर आते हैं, रादर देन पूरी जो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी के अंडर आते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है कि जैसे मेघालय में हमारे पास कोल डिपॉजिट्स है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है। तो ये सारी जो वहाँ की एक पूरी कम्युनिटी है उनके अंडर आता है। ना ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, ना इंडिविजुअल के अंदर, पर जो वहाँ की कम्युनिटीज है उस तरीके से। और कुछ इंडिविजुअल्स के पास भी होते हैं, पर बहुत रेयर केसेस में होता है वो। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे, India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास हमारे पास मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पर हमें मतलब अभी तक हमने बहुत ज़्यादा तो टैप भी नहीं करा है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ पे है। अभी जितना भी हमारा एक्सट्रैक्शन हुआ है तो बहुत कम है। तो इस पे हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। पर अगर हम देखें आज के हिसाब से जो हमारे मेनली मतलब जगह है जहाँ पे मिनरल्स हैं, वो आता है हमारा जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे सदर्न पेनिनसुला होता है। तो इसमें क्या है, ये पूरे डेक्कन पेनिनसुला है। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे सबसे पहले एलिवेटेड है। क्यों, यहाँ पे क्या है, ये एक वोल्केनिक ऐश है उससे बना हुआ है। ये बहुत ही मतलब जो भी हमारे बहुत ही पुरानी बात है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं हमारे मिनरल्स। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता क्या, पे सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं स्ट्रेटिफाइड जो लेयर थी वो।
तो यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ से हमें क्या बोलते हैं, मिनरल्स। फिर अगर हम देखें, गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, तो गुजरात और असम में हमारे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है, पर ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। फिर उसके बाद देखिए, राजस्थान विद रॉक सिस्टम्स हैव नॉन फेरस मिनरल्स, तो राजस्थान में क्या नॉन फेरस मिनरल्स है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व। अब यहाँ पे मान लो होता क्या है कि हमें एक जगह पे कोई मिनरल मिल गया। अब मान लो जैसे अभी हमें रियासी में क्या मिला है, रियासी में मिला हमें लिथियम, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। रियासी में मिला है कि हमें लिथियम। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो लिथियम का हमारा क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है वो आप कमेंट डाउन कर देना। तो रियासी में जो हमें लिथियम मिला है, तो अब हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले हम किस चीज़ों पे बेसिस किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बेसिस होता है वो होता है कि हमारा मान लो प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब जैसे ये मान लो अमाउंट कितना है, अब जैसे मान लो अगर थोड़ा सा लिथियम होगा बहुत ही कम, तो उसे एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उतना उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ही कर देंगे तो हम उसे यूज़ करके करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा वहाँ पे लिथियम पहले से है, कि वहाँ पे कितनी, वहाँ मान लो एक तरीके टन्स में हम जैसे कंपेयर करते हैं तो कितने मिलियन टन्स है या कितने थाउजेंड टन्स है वो। फिर कितनी हमारे वहाँ पे इजीली होगा, मान लो जैसे क्या बोलते हैं वहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ में क्या होता है हमारे, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, क्योंकि वो इतनी रिमोट एरिया है, वहाँ पे पहुँचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्टी आएगी और कॉस्ट जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कि अगर हमें सप्लाई करना होगा, तो सप्लाई करने के लिए हमें सिंपली पहले ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और हम अगर ये किसी भी पोर्ट के आसपास भी, तो पोर्ट तक भी पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें पहले देखनी पड़ेगी। तो एक जो हमारी रिजर्व है अभी, अब तक क्या है, ये जो क्या बोलते हैं हमें लिथियम मिली है, ये माइन नहीं है, ये अभी हमें रिजर्व है। ये माइन तब बनती है जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें। अगर हमने अब मान लो प्लान कर लिया और एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया यहाँ से जो लिथियम है, तो ये माइन बन जाएगी, पर अभी ये माइन नहीं है, ये क्या है, अभी एक रिजर्व है। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है माइन और रिजर्व का, कि रिजर्व सिंपली जब तक हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो रिजर्व रहेगी, पर जब हमने एक्सट्रैक्शन शुरू शुरू कर दी तो वो बन जाएगी हमारी माइन। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं, अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन, तो यहाँ पे सिंपली यही था कि जब जो मिनरल डिपॉजिट होता है वो माइन में तब कन्वर्ट होता है जब हम वहाँ से एक्सट्रैक्शन चीज़ें की शुरू करते हैं। फिर चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पे फेरस मिनरल्स के बारे में। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। तो जैसे हमने देखा था मेटेलिक मिनरल्स में तीन आते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे फेरस, फिर एक होता है नॉन फेरस, और तीसरा तो प्रीशियस, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया। तो जो हमारे फेरस मिनरल्स है ऑलमोस्ट 3/4 होते हैं इसके, जो भी हमारा टोटल एक्सट्रैक्शन है उसका 3/4 क्या होता है, सिर्फ फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल सबसे पहला है हमारा आयरन ओर, बाकी क्या था, बाकी था कोबाल्ट था, फिर अगर हम और देखें निकल था, तो ये आता है हमारे आयरन ओर में। तो अब इंडिविजुअली जो हमारा एक एक यहाँ पे हमारे फेरस मिनरल है वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो इंडिया में फेयरली बहुत मतलब गुड क्वालिटी का यहाँ पे आयरन ओर मिलता है। तो अब ये मिलता कहाँ कहाँ पे, ये भी हमें पता होना चाहिए, और इसके अलग अलग जो यहाँ पे लेवल्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे यहाँ पे मैग्नेटाइट। फिर अगर हम देखें यहाँ पे अप टू 70%, यहाँ पे क्या होता है 70% क्या होता है हमारा आयरन होता है। फिर अगला अगर हम यहाँ पे देखें, अगला यहाँ पे हमारा हेमाटाइट, हेमाटाइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दूसरा है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से 60% क्या होता है, 50-60% होता है हमारा आयरन। तो ये दो हमारे यहाँ पे मेनली इंडिया में मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन कहाँ कहाँ पे, अगर हम हेमाटाइट की बात करें, तो ये हमारा ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में और झारखंड में। तो ये हमारे जो क्या बोलते हैं मेनली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमारे अगर क्या बोलते हैं आयरन ओर की बात करें, तो इन्हीं चार स्टेट से हमारा आयरन ओर आते हैं मेजरली। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे दे रखा है 97%, पर ये पुराना डेटा है। तो एनसीईआरटी मतलब ये डेटा बहुत डिले अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या 2018-19 का दे रखा है कि ऑलमोस्ट 97% ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अभी भी मोस्ट प्रोबब्ली कंटिन्यूस ही चलेगा ये, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि कोई नई हमें माइन मिली हो। तो जो हमारे मेजर डिपॉजिट्स है वो इन्हीं स्टेट्स में है, तो आज के लिए भी ये वैलिड है। फिर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कुद्रेमुख हमारी माइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइन है। अगर हम देखें यहाँ पे ये, तो ये है कहाँ पे, ये हमारे कर्नाटका में। इसकी हालत द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पे सिंपली हॉर्स जैसा जो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी पीक है वो दिखती है, इसीलिए हमने उसे क्या नाम दे रखा है, दी बाइला डिला हिल्स। तो वो उसका हम्प लगता है, तो यहाँ पे जो ये पूरा है इसे हमने हॉर्स के नाम पे ही दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है कुद्रेमुख। फिर अगर हम आगे देखें कि और हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बेल्ट है जहाँ पे हमारा आयरन और मिलता है, तो वो है हमारी सबसे पहले उड़ीसा झारखंड, जैसा अभी हमने देखा ही था। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी माइंस है, यहाँ पे हमारी मयूरभंज, केंदुझार, सिंहबम। तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मेनली मिलता है हमारे यहाँ पे हेमाटाइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दूसरा क्या हमारे यहाँ पे और भी देखा है, आयरन माइंड इन गोवा एंड
नोवा मुंडी, तो ये कुछ और एरियाज दे रखे हैं, पर यहाँ पे हमारे जो मेजर ओर की माइन है वो हमारे यहाँ पे मयूरभंज, केंदुझार और सिंगबम, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा जो सेकंड बेल्ट है वो क्या है, वो हमारी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, तो ये कहाँ पे है? हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमारी पूरे 14 इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स है किसकी, हेमाटाइट क्वालिटी के, जो हमारा आयरन ओर मिलता है उसकी। तो यहाँ से मेनली जो होता है, जो आयरन ओर है, ये स्टील मेकिंग के लिए काम आता है, और ये एक्सपोर्ट भी होता है जापान और साउथ कोरिया तक। कहाँ से जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है यहाँ से। तो ये आपको याद रखना कि विशाखापट्टनम पोर्ट से जो हमारे दुर्ग दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर वाली बेल्ट है, वहां से जो भी हमारा आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है वो विशाखापट्टनम से होता है। फिर अगली जो हमारी बेल्ट है वो हमारे यहाँ पे बलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलुरु और तुमाकुरु। तो ये सिंपली है यहाँ पे जो कर्नाटका वाला रीजन है वहाँ पे। तो सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे चित्रदुर्ग है, कुद्रेमुख है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था, ये बहुत ही ज्यादा हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट जो एरिया है, साइट है हमारी, वहाँ पे जो आयरन ओर मिलता है। तो इसका तो आपको 100% ही पता होना चाहिए, और ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और एक्सपोर्ट के बहुत हाई प्राइसेस आते हैं। फिर अगर हम और देखें, ये एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट होता है हमारे मंगलुरु से। मंगलुरु हमारे क्या है, ये कोस्ट सिटी है हमारे कर्नाटका में ही। तो एकदम हमारी जो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब साउथ वेस्ट जो कोस्ट एरिया है, वहाँ का यहाँ पे मंगलुरु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो हमारे वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन, तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा एरिया, मान लो कर्नाटका, जैसे ये हमारा कर्नाटका हो गया, तो यहाँ पे जो पूरी माइंस है, अब इनके थ्रू हम करते हैं कि यहाँ पे एक पाइपलाइन पूरी बिछा देते हैं। फिर इस पाइपलाइन में हम एक तरीके से पानी का सप्लाई करते हैं, और उसी में हम क्या होता है, आयरन ओर के जो हमारे मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पे भेजते हैं। तो इससे होता है कि इससे हमारी सबसे चीपेस्ट फॉर्म मिल जाता है हमारे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सबसे ईज़ी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको कि यहाँ पे स्लरी के फॉर्म में जाता है, तो इसे हम स्लरी कहते हैं। जब ये पानी के साथ हम भेज देते हैं तो इसे हम कहते हैं स्लरी। फिर अगर हम देखें, जो अगला इंपॉर्टेंट बेल्ट है वो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, तो ये हो गया हमारा गोवा, रत्नागिरी। तो यहाँ से जो हमारा कोल, आयरन ओर या फिर एक्सट्रैक्ट होता है, वो हमारा जो मार्मागांव पोर्ट है, ये हमारा क्या बोलते हैं, गोवा में, इसके थ्रू एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रत्नागिरी वाले एरिया से यहाँ जो मार्मागांव पोर्ट है वहाँ से एक्सपोर्ट होती है जो भी हमारा आयरन ओर मिलता है। फिर अगला जो हमारा यहाँ पे फेरस मिनरल है वो हमारे यहाँ पे मैंगनीज। तो अगर हम यहाँ पे मैंगनीज के बारे में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नेटिक एलॉय, तो मैंगनीज किस लिए काम आता है, यहाँ पे हमारी जो स्टील होती है, जब हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, हमने स्टील होता है कि सिंपली जिसपे मतलब हमारे जो रस्ट होता है बहुत मुश्किल से लगता है, फिर एक तरीके से हार्ड होता है और ज़्यादा। तो ये हमारे मेन यहाँ पे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये बनता किससे, मेनली हमारा आयरन से बनता है, मैंगनीज से बनता है, कार्बन की जहाँ पे कुछ चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो हर 1 टन मतलब 100 kg की स्टील में क्या 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 चाहिए होता है, हमारा 10 kg मैंगनीज यूज होता है। फिर अगर और देखें मैंगनीज किस लिए यूज होता है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, इंसेक्टिसाइड बनाने के काम आता है, और पेंट्स बनाने के काम आता है। फिर अगर हम यहाँ पे स्टेट वाइज देखें कि कौन से यहाँ पे मतलब हमारी जो साइट्स है मैंगनीज की, तो सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और कर्नाटका में, फिर हो गई आंध्रा। तो मेनली जो हमारे यहाँ पे पूरे डेक्कन प्लेटो वाला एरिया आप देख सकते हो, उसी जगह पे क्या मिल रहा है, हमारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं हम यहाँ पे नॉन फेरस मिनरल्स पे। तो नॉन फेरस मिनरल में देखिए हमारा मेन क्या है, यहाँ पे कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक एंड गोल्ड। तो गोल्ड जो हमारा क्या, अगर ऊपर देखें मैप के वो जो हमारा टेबल दे रखा था, उसमें क्या था, उसमें हमारे ये प्रीशियस मेटल के हिसाब से दे रखा था। तो अब अगर हम यहाँ पे मैप दे रखा है, मैप के थ्रू भी देखें, तो आपको जो माइंस है ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो हो गई हमारे यहाँ पे मयूरभंज, फिर यहाँ पे दुर्ग, यहाँ पे चंद्रपुर, फिर ये बायलाडेला, रत्नागिरी, फिर गोवा, ये मरमागो क्या है, ये हमारा पोर्ट था जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट होता है। फिर यहाँ पे बलारी, चित्रदुर्ग, फिर यहाँ पे ये टुकमकुरु, फिर यहाँ पे कुद्रेमुख, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, और जो पोर्ट्स है वो भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मंगलुरु हो गया, यहाँ पे विशाखापट्टनम, फिर यहाँ पे पारादीप। तो यहाँ यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती हैं चीज़ें। अगर हम यहाँ पे मैंगनीज के बारे में बात करें कि मैंगनीज की जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंगनीज है, यहाँ पे हमारा शिवमोगा कर्नाटका में, फिर कर्नाटका गोवा बॉर्डर पे हमारा दूसरा। तो और अगर हम और देखें, यहाँ पे केंदुझार, फिर यहाँ पे सुंदरगढ़, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बालाघाट, नागपुर, भंडारा, तो यहाँ पे ये मेन हमारे क्या, ये मैंगनीज साइट्स हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, मैप में आप नोट कर लेने हैं जितने भी यहाँ पे माइंस दे रखी हैं। और ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आप अच्छे से याद कर लें, कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर अगला जो हमारे यहाँ पे मेन मिनरल था नॉन मेटल्स में, वो नॉन मेटल मतलब नॉन फेरस में, वो था हमारे यहाँ पे कॉपर। तो कॉपर का जो यूज़ है वो तो आपको पता ही होगी, जो हमारी वायर्स है मेनली वायर बनाने के काम आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होती है, बहुत इजीली कंडक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मतलब एक तरीके से कंडक्ट कर पाता है ये।
तो सबसे अगर बेस्ट देखें तो एक एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होते हैं, ये सब होते हैं, पर सबसे ज़्यादा चीप क्या है इस सब में? इन सब में से ज़्यादा चीप है हमारा यहाँ पे कॉपर, इसलिए कॉपर यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए कॉपर मिलता कहाँ है? कॉपर मिलता है हमारे यहाँ पे बालाघाट माइंस में, खेतरी माइंस में, ये है कहाँ पे? बालाघाट होगी मध्य प्रदेश में, फिर खेतरी माइंस होगी हमारी राजस्थान में, सिंघभम हो गई यहाँ पे झारखंड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कौन-सी कहाँ पे है। और फिर एनसीईआरटी ने एक अलग से दे रखी है हमारे यहाँ पे मलंजखंड। तो जो ये मायने आप क्या बोलते हैं कमेंट डाउन कर देना कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। फिर अगर हम आगे देखते हैं अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट ओर है वो है हमारे यहाँ पे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसकी ओर है? सिंपली एल्यूमिनियम की, हमने अभी डिस्कस भी करा था। तो बॉक्साइट में होता क्या है यहाँ पे? अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। तो सिंपली बॉक्साइट में क्ले जैसा होता है, यहाँ पे एल्यूमिना होता है पहले। एल्यूमिना यहाँ पे हमने एक टर्म दे रखा है। जब ये बॉक्साइट के फॉर्म में होता है इसके अंदर एल्यूमिना मिलता है, फिर इसे हम कन्वर्ट करते हैं जब एक एक मतलब जो भी हमारे रिक्वायरमेंट की होती है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बना देते हैं उससे क्या एल्यूमिनियम। कम फिर अगर देखिए एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का यूज है गोल्ड के साथ भी हो सकता है, या फिर अगर हम देखें कि जो हमारा आयरन है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, पर जो मेन हमारे यहाँ पे क्रक्स होता है वो इसका होता है लाइट वेट। तो इस वजह से ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें होता क्या है मतलब थोड़ा-सा अगर हमने आयरन मिला दिया, थोड़ा-सा एल्यूमीनियम मिला दिया, तो एक तरीके से हमारी जो होती है हार्डनेस भी मिल जाती है हमारे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। और दूसरा साथ में क्या है हमारे जो क्या बोलते हैं लाइट वेट होता है, वो भी मिल जाता है कि ईज़िली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। फिर क्या है, फिर अगला मैलिएबल। मैलिएबल मतलब ये शीट में बहुत ईज़िली जैसे हम शीट बना देते हैं, तो शीट में बहुत ईज़िली ये ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं मैलिएबल। इसी तरीके से डक्टाइल होता है, डक्टाइल क्या है जो हमारे वायर में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे ये मिलता कहाँ पे मिलता है? अमरकंटक प्लेटो में, माइकल हिल्स में, और अगर देखिए जो पूरा प्लेटो वाला रीजन है हमारा बिलासपुर, काटनी, तो ये इन सब जगह पे मिलता है। फिर अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखें, ये बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट हमारा सिंपली एल्यूमिनियम मेनली मिलता है हमारा उड़ीसा में 65%, फिर झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और बाकी तो बहुत ही कम जगह मिलता है। तो ये हमारे मेनली उड़ीसा, तो ऑलमोस्ट 165% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 100 में से, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है? हमारा माइका। अब माइका सिंपली होता है कि जो हमारे सिलिकॉन होते हैं अलग अलग तरीके के, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो अलग अलग सिलिकॉन की जो मतलब हमें प्रॉपर्टीज होती है, मिनरल्स होते हैं, वो सब मिले होते हैं, तो वो बनता है हमारा माइका। तो माइका सिंपली यहाँ पे सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब पहले एक लेयर होगी, फिर यहाँ पे दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी, तो इस तरीके से मिलता है हमारा। तो ये आप सोच सकते हो बहुत इजीली क्या होता है शीट्स के फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि पहली लेयर हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, दूसरी लेयर एक्सट्रैक्ट कर ली, तो ये अलग अलग हमारी लेयर इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे इजीली थिन शीट्स के फॉर्म में से निकाल पाते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे माइका के जो कलर होते हैं वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब मान लो जो भी हमारे यहाँ पे सिलिका के मटेरियल्स है, अब हर मटेरियल के हिसाब से उसका अलग कलर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का हो सकता है, क्लियर मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा थोड़ा, फिर ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, तो अलग अलग कलर से मिल सकता है ये। फिर अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, तो यहाँ पे हमारे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो ये माइका क्या सिंपली जो हमारे आपने अगर सुना होगा हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं किसी एरिया को। तो सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्यों मान लो जो हमारा एक तरीके जो यहाँ पे ट्रांसिस्टर जो चीजें बनती थी इन सब में क्या होता है, इन सब में हमारा अभी भी सिलिकॉन यूज होता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं ये सिलिकॉन क्या होता है, जो माइका है, माइका के अंदर क्या अलग अलग सिलिकॉन के जो हमारे मिनरल्स है वो। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे दे रखी है कि हाई रेजिस्टेंस टू वोल्टेज, फिर यहाँ पे लो पावर लॉस फैक्टर, मतलब जो भी यहाँ पे हमारी चीजें स्टोर हो सकती है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हमारा क्या बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल है माइका। तो अगर हम देखें इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो में, कोदरमा गया हजारीबाग बेल्ट में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे मिलता है राजस्थान में अजमेर के आसपास वाला एरिया, फिर अगला हमारा आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। तो यहाँ पे अलग अलग जगह जगह पे मिलता है क्या हमारा जो हमारा माइका है ये। फिर अगर हम और देखें यहाँ पे अगला हमारे यहाँ पे रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स सबसे मेनली क्या हमारा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हमारा जो एक तरीके मतलब व्हाइट रॉक होता है, तो वो है हमारे यहाँ पे लाइमस्टोन। Limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonates और calcium and magnesium carbonates। तो सिंपली जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब जैसे हमारा चौक बना होता है, तो वो चौक जिससे बनता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? होता है हमारा लाइमस्टोन से एक्सट्रैक्ट। फिर अगर हम देखिए मिलता कहाँ पे मिलता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। तो लाइमस्टोन से सीमेंट इंडस्ट्री मतलब जो भी सीमेंट है वो मैन्युफैक्चर होता है। फिर क्या बोलते हैं आयरन की स्मेल्टिंग में यूज होता है मतलब ब्लास्ट फर्नेस में।
तो लाइमस्टोन के बहुत ही मल्टीपल यूजेस हैं। तो अगर हम देखें कहाँ-कहाँ पे मिलता है, तो मेनली हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तो ये हमारे यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या मिलता है, हमारा लाइमस्टोन मिलता है। फिर यहाँ पे क्या अगली चीज़ दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है मायने कि यहाँ पे अब जैसे हमारे जो भी मिनरल्स हैं, हम एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारे जो भी मिनरल्स हैं। पर हर एक चीज़ का यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई हर एक चीज़ के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब एडवांटेज तो हमने देख लिए कि अलग-अलग जगह पे यूज़ होता है ये। मतलब जो भी हमारी लाइफ़ है ईज़ी कर रहा है, अलग-अलग जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर रहा है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहा है, हमारी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। पर दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है। यहाँ पे डिसएडवांटेज के हिसाब से देखें, होता क्या, जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे धूल मिट्टी सी उड़ रही है। द डस्ट एंड द नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय द माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस। अब जो भी हमारे माइनिंग के आसपास वाला एरिया होता है, उसका जो पूरा मतलब एरिया होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ के दूर दूर तक चले जाते हैं। इस वजह से अब जो भी इसे एक्सेल मतलब इनहेल करेगा, उसको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है पल्मोनरी डिजीज की, मतलब जो भी सांस लेने की दिक्कत होती है वो इससे आ सकती है। फिर अगला देखिए यहाँ पे रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ। तो बहुत बार हमारे यहाँ पे ये भी इशू होता है कि जैसे हमने क्या बोलते हैं, हमारा जो भी है माइन तो है, हमने यहाँ पे माइन तो बना ली, पर होता है कि यहाँ पे प्रेशर की वजह से बहुत बार कोलैप्स कर जाती है और हमारे वर्कर्स उनकी डेथ भी हो सकती है या फिर बहुत टाइम तक उन्हें अंदर फंसे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है हमारे यहाँ पे इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइन। तो इनंडेशन मतलब एक तो सांस लेने की यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फिर दूसरा हो गया फायर। मान लो अचानक से फायर आ गया, तो कोल बहुत जल्दी मतलब जो भी हमारा फायर है वो पकड़ते हैं, तो ये आग बहुत ज्यादा जल्दी लग जाएगी और जो हमारी माइन है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो भी हमारी यहाँ पे लाइफ है वो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जो मतलब हमारे लोग थे। फिर अगर हम आगे देखिए, द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी यहाँ पे सिंपली अगर जैसे पार्टिकल्स उड़ के जा रहे हैं, तो आसपास अगर कोई लेक भी होगी तो वहां तक भी उड़ के जाते हैं। अब उसके ऊपर यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, फिर यहाँ की जो एग्रीकल्चर मतलब जो भी यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब ये क्या है, जो हमारा मान लो फ्रेश वाटर भी होगा तो अभी हमारे यूज के लिए नहीं रह जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें, यहाँ पे डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लोड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। अब सिंपली जो भी हमारे यहाँ पे मान लो वेस्टेज हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ का कुछ ना कुछ यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है वो हम अलग अलग जगह पे इकट्ठा करके डाल देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फिर अगर हम आगे देखें, यहाँ पे पूरे दे रखे हैं यहाँ पे इश्यूज जो थे, तो ये चाहो आप पढ़ सकते हो। फिर अगर हम अगला देखें, अगला क्या है हमारा, प्रिवेंटिंग माइन फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। तो अब सिंपली ये क्या है, यहाँ पे अगर एक टाइम पे इतने ज्यादा यहाँ पे इश्यूज या फिर यहाँ पे इंसिडेंट्स होते थे कि हम क्या कहते थे, माइन को क्या क्या कहने लग गए थे, बीच में किलर इंडस्ट्री कहने लग गए थे। तो अब यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं, जिस वजह से जो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हो रही हैं। पर फिर भी हमें और भी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे कि जो भी मतलब हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर अगर हम जैसे वेस्टर्न जो कंट्रीज है, तो बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इन सब मामलों में। फिर अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो अब मिनरल्स को कंजर्व करने का भी हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मिनरल्स है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है। अब अगर हम देखें अपने इंडिया के बारे में, मान लो अगर इंडिया के पास 100 टन ऑफ गोल्ड है, मतलब कोई भी एक मान लो एक चीज़ है हमारे, मान लो जो भी यहाँ पे मान लो गोल्ड लेके चलते हैं कि 100 टन ऑफ गोल्ड है हमारे, क्या हालत है, कोई रिजर्व है। तो अब इस रिजर्व में अगर हम मान लो 100 साल बाद देखें, चाहे 1000 साल बाद देखें, तब भी वो 100 टन गोल्ड ही रहेगा अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। तब मतलब इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो मतलब गोल्ड फॉर्म होता है वो बहुत ही टाइम बाद फॉर्म होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मान लो आज की अगर हम जनरेशन के हिसाब से देखें कि आज हमने ये 100 में से 50 टन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आने वाली जो जनरेशन है कि ये तो मान लो हमने सिर्फ इतने 10 साल में एक्सट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ 10 साल में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब आगे आगे वाली जितनी भी जनरेशन उनके लिए सिर्फ 50 बचा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम ये एक तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे क्या, हमारी जो पूरी जनरेशन है वहाँ पे। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इस वजह से हमारा जो इंपॉर्टेंट है ये क्या बोलते हैं, मिनरल कंजर्वेशन के लिए। तो एक यहाँ पे ये रीजन है। फिर यहाँ पे दूसरा रीजन है कि जो ये हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, चलो हमारे जो यूज है वो तो है, पर जैसे अभी हम हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं जो हमने देखे, तो उसको भी हमें क्या करना है, कर्व करना है। तो ये हमें यहाँ पे कुछ मेन रीजंस थे हमारे किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के लिए। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे पहले यहाँ पे दे रखा है कि मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। तो उन्हें हम सबसे पहले कम से कम यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब जितना भी मिनिमाइज कर सके जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो उन्हें हमें कम से कम यूज करना पड़ेगा। और हमें जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हमारी सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो इन सबको हमें क्या बोलते हैं जो भी यूज है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें, तो यहाँ पे जो चीज़ें वो बहुत अच्छे से दे रखी होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं रिसाइकल। जितने भी ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे रिसाइकल करनी है, जैसे हमारे 3 R's होते हैं, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। तो ये हमारे यहाँ पे मेन है।
फिर अगर हम और देखिए और आप खुद ही सोचो क्या-क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो एक तरीके से जो कंज़र्वेशन है उसके लिए मान लो जहाँ भी हमारे एक तरीके माइन है, हमें उस तरीके से ऐसे मेजर लेने चाहिए कि उसके जो आस-पास वाला एरिया है, वो कम से कम यहाँ पे हार्म हो। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, हमें और लेने पड़ेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वो आप मतलब खुद भी सोच सकते हो और एक तरीके से आपकी जो आंसर राइटिंग में यहाँ पे काम आ सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दे भी रखा है रिसाइकल ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए हमें यहाँ पे बचाना पड़ेगा। अब हमारे अगला क्या है, अगला हमारे यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे क्या थे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये सारी चीजें आती थी। तो energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium, and from electricity. Energy resources can be classified as conventional and non-conventional sources. कन्वेंशनल हो गए, यहाँ पे कन्वेंशनल तो जो चीज़ खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे फायरवुड, कैटल डंग, हो गया हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो थर्मल। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल क्या है, सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। फिर यहाँ पे हमारा विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। तो ये सब आ गई हमारी नॉन कन्वेंशनल में। तो सिंपली यहाँ पे कन्वेंशनल का मतलब क्या था, कन्वेंशनल होता है जो चीज़ खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, और नॉन कन्वेंशनल में जो चीज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है हमारे पास। तो यहाँ पे ये दो दो हमारी मेन चीज़ है। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले हमारा कोल। अब कोल हमारा किस लिए यूज होता है, कोल हमारी यूज होता है, आपने अगर पहले देखो तो हमारे स्टीम इंजन आते थे, कि जो हमारी ट्रेन में क्या स्टीम इंजन होते थे, यहाँ पे हम कोल डालते थे और जो ये धुआं आपने देखा होगा इस तरीके से आता है और ये मूवमेंट होती है, यहाँ पे हमारे इंजन वर्क करता है। फिर अगर हम और अलग देखें तो हम आज के टाइम पे किस लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है ये। तो कोल यहाँ पे सबसे जो हमारा मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, तो यहाँ पे हमारी किससे होती है, कोल से। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या है, हमारे सबसे मेन है हमारे यहाँ पे कोल। तो अगर हम देखिए कोल के भी हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो decaying plants in swamps produce peat, which has a low carbon and high moisture contents and low heating capacity. तो एक हमारा क्या था कैटेगरी होती है कोल की, वो हमारी पीट। तो ये मतलब अच्छी कैटेगरी नहीं होती, ये थोड़ी लो लेवल की कैटेगरी है। फिर अगला है और हमारी लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। तो इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट यहाँ पे ब्राउन कोल, तो ये चीज आपको याद रखनी, लिग्नाइट क्या ब्राउन कोल विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी हाई होता है, ये मिलता क्या, ये मिलता है हमारे तमिलनाडु में, नवेली वाला जो हमारा एरिया है वहाँ पे। और ये जो हमारा लिग्नाइट किस लिए यूज होता है, मेनली ये होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फिर अगर और देखिए, कोल दैट हैज बीन डीप बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। तो यहाँ पे जो लेयर ये क्या है, एक तरीके से आपकी रैंक है, आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, फिर पीट। तो अगर मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूँ, सबसे पहला हो गया हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट, फिर अगला हो गया हमारे यहाँ पे बिटुमिनस, उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे लिग्नाइट, फिर हो गया हमारे यहाँ पे पीट। तो ये सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है हमारे यहाँ पे एंथ्रा, दूसरा बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। तो इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पे, तो जिस पे ज्यादा मतलब एक तरीके प्रेशर पड़ता है वो बन जाता है हमारा बिटुमिनस कोल। तो ये किस लिए काम आते हैं, हमारा मेटलर्जिकल कोल इन हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। तो यहाँ पे हाई लेवल को थोड़ा कोल होता है, तो ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, स्पेशली मेटलर्जिकल जो हमारे मतलब एक तरीके साइंटिफिक चीज होती है वहाँ पे। फिर अगर और देखें, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। अब ये हमारा हार्ड कोल भी होता है एंथ्रासाइट, तो इसे एक दूसरा टर्म यहाँ पे हार्ड कोल, ये आपको याद रखना है कि एंथ्रासाइट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हार्ड कोल। फिर ये कहाँ पे मिलते हैं, हमारा गोंडवाना में। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, तो ये सोच सकते हो जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितना प्रेशर में होगा उतना ज़्यादा अच्छा कोल होता है। तो इस तरह की चीज़ आपको याद रखनी है। अगर और देखें, ये मिलते हैं हमारा दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में। तो अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखें, तो मैप में जो हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स है वो यहाँ पे दे रखी है। तो अगर कोल के हिसाब से देखें, कोल में हमारी हो गई रानी, यहाँ पे देख रहे रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरौली, फिर ये हो गई कोरबा, तालचेर, सिंगरेनी, नेवेली। और बाकी क्या है, यहाँ पे हमारी ऑयल फील्ड दे रखी है। तो हमारी मेन कहाँ थी, असम में, गुजरात में, फिर यहाँ पे बसेन, और यहाँ पे मुंबई हाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये सारे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। फिर अगर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये एक क्या है हमारी, एक तरीके से क्या है ये हमारी लाइन, यहाँ पे देख सकते हो एच वी जे नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से पास होती है हमारी गुजरात से। फिर यहाँ पे आ गया हमारा मध्य प्रदेश, फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे राजस्थान, फिर आ गया हमारे यहाँ पे यूपी, ऊपर अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली। तो ये अलग अलग जगह पे यहाँ से पास होती है। तो ये क्वेश्चन पहले आ रखा है, इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी जगह से हमारी जो हजारी, यहाँ पे ये नाम होता है इसका, यहाँ पे दे रखा है हजीरा, वडोदरा। तो ये कहाँ से जाती है वो सब आपको याद रखना है, कौन कौन से स्टेट से है।
फिर अगर हम आगे जाएँ यहाँ पे, तो कहाँ-कहाँ पे और मिल रहा है हमारा, जो भी हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था जो हमारा कोल है, तो वो कहाँ-कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हो गया झरिया, रानीगंज, बोकारो, जो हमने मैप के थ्रू देख रखा था। फिर और कहाँ पे मिल रहे हैं, जो हमारे रिवर वैलीज़ हैं हमारे यहाँ पे सदर्न इंडिया की, गोदावरी, महानदी, सोन, तो उनके आस-पास भी यहाँ पे कोल डिपॉज़िट्स मिले हैं। फिर चलते हैं हमारा जो अगला यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स, वो है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम सिंपली हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री से क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है वो मेनली हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट की वजह से ही होता है। और अगर हम यहाँ पे कोल की बात करें, तो अभी हमें रशिया ने कोल भेजा है यहाँ पे सिंपली, जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो यूज़ करके ईरान के थ्रू। तो आपको याद रखना है, ईरान के थ्रू रशिया ने हमें कोल भेजा है, तो इस तरीके से मतलब करंट अफेयर में आ सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम के बारे में, petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery, raw material. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizers and chemical industry. तो यहाँ पे ये यूज दे रखे थे हमारे पेट्रोलियम के। तो अगर हम देखें पेट्रोल यहाँ पे ये मिलता कहाँ पे, ये मिलता है हमारे यहाँ पे एंटी क्लाइंट्स में, फॉल्ट ट्रैप्स में। तो जैसे हमने देखा था कि अलग अलग जगह पे जो हमारे गैप्स बन जाते हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं यहाँ पे क्या, हमारा पेट्रोलियम भी। फिर अगर हम और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे जो मुंबई हाई वाला एरिया था, अभी हमने देखा कि जो हमारे मुंबई है, उसके बाहर जो मतलब हमारे क्या कोस्टल एरिया है वहाँ पे मिलता है। फिर गुजरात में और असम में, तो ये हमारी मेजर एरियाज है। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें, तो हमारे यहाँ पे मेजर फील्ड के यहाँ पे अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपसे पूछे सबसे पहली हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है, तो वो है हमारी असम। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें, दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन, तो ये है कहाँ पे, ये सब हमारे असम में। तो ये थी हमारी पेट्रोलियम। अब अगला है हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। तो नेचुरल गैस जहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोल होता है, वहाँ पे नेचुरल गैस मिलने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब यहाँ पे होता क्या, मान लो जैसे हमारा क्रूड ऑयल कैसे बन रहा है, मान लो यहाँ पे हमारे जो भी मतलब पेट्रोलियम का जो मिनरल है वो है, अब नीचे से हीट आ रही है, तो हीट से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है, इसमें मतलब एक तरीके वेपोरेट हो रहा है। वेपोरेट क्या हो रहा है, ये ऊपर जाके इकट्ठा हो जा रहा है कहीं पे। तो ये क्या बन जा रहा है, ये हमारे बन जा रहा है गैस माइन बन जा रही है, या फिर जो भी हमारे नेचुरल गैस है, यहीं से हम क्या आते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसे आपको याद रखनी कहाँ से मिल रही है। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें, नेचुरल गैस किस लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यहाँ पे आपने सुना होगा सीएनजी। तो सीएनजी के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसके लिए यूज होती है। फिर अगर कुकिंग फ्यूल देखें, तो कुकिंग फ्यूल होता है हमारा एलपीजी। तो इनकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दे रखे हैं, एक होता है हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस, और पीएनजी होता है हमारा सिंपली पाइप नेचुरल गैस। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट और कुकिंग फ्यूल के लिए यूज होते हैं रिस्पेक्टिवली। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें, तो अभी हमने बात करी थी किसकी, हजीरा, विजयपुर, क्या कहते हैं, जगदीशपुर, जो हमारी पाइपलाइन है उसके बारे में थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, पूरी 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन है। तो ये किसने बनाई थी, एस्टैब्लिश करी थी, हमारी गेल ने। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है, अभी हमने देखा था, उसमें क्या था, उसमें आता है, अगर हम मैप के थ्रू वापस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे था हमारा गुजरात, फिर हो गया एमपी, फिर देखिए यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हमारा हो गया यूपी, और यहाँ पे मेन क्या है हमारा, मेन यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पिछली बार आया था यहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र दे रखा था, तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र से पास नहीं हो रही। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या है, याद रखना है जो हमारे क्वेश्चन है, मतलब जो यहाँ पे पूरा चीज़ है कि कहाँ कहाँ से पास हो रही है हमारी लाइन ये। फिर यहाँ पे अगर और देखें, तो यहाँ पे और एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक ही लाइन थी, ये बनी थी हमारी बहुत पहले, ये थी 1700 किलोमीटर की, पर आज के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 18,500 किलोमीटर की हमारी जो यहाँ पे पेट्रोलियम लाइन है, ये हमारे लिए एक जो भी हमारे नेचुरल गैस, ये जो भी चीज़ें पास करने के लिए बन चुकी है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट एक करंट डेटा तो नहीं है, पर ये मान लो 3-4 साल पुराना डेटा होगा, पर मेनली अभी भी हम यही यूज़ कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटीज़ में। तो ये हमारा सही करेक्ट होगा एक तरीके से। फिर हमारी अगले यहाँ पे दे रखी है अब इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी सिंपली डायरेक्टली मिलती नहीं है, ये हम क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं। अब जो भी हमारी चीज़ें, जैसे हम मान लो कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर अगर हम देखें हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और देखिए यहाँ पे विंड पावर से करते हैं, सोलर पावर से करते हैं, और आजकल सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, वो हो गया हमारा न्यूक्लियर पावर से। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी is generated mainly in two ways: by running water, which drives hydro turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines to produce thermal power. तो सिंपली यहाँ पे मेन जो काम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, जो भी हमारी मान लो एक तरीके की टर्बाइन होती है, मतलब आपने इस तरीके से यहाँ पे शेप देखा होगा। अब ये क्या, ये रोटेट होती है, मान लो अगर हम यहाँ पे ऊपर से पानी डालते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रोटेट होगी, जैसे जैसे रोटेट होगी ये, वैसे वैसे क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
तो चाहे हाइडल पावर से करें, चाहे अगर हम दूसरे देखिए स्टीम के फॉर्म में करें, तो सिंपली काम यही होता है इसका, जब ये टरबाइन रोटेट होती है, उसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। अगर विंड विंड एनर्जी के बारे में भी देखें, तो सिंपली जो हमारे फैन रोटेट करते हैं, उससे भी हम इसी तरीके से जनरेट करते हैं। पर सोलर एनर्जी में हमारे जो पूरा पूरा क्या बोलते हैं कंडीशन होती है, वो अलग होती है। अगर हम यहाँ पे और देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, इन्हें हम कहते हैं मल्टी क्या बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस मतलब ये एक से ज्यादा काम के लिए हम डैम्स बनाते हैं यहाँ पे। तो ये इन्हें आप देख सकते हो, आपने सुना होगा भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर डैम। फिर हमारा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर ये था कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे होता है कि मान लो हमारा एक तरीके से यहाँ पे रिवर है। अब रिवर के स्टार्टिंग में हम यहाँ मतलब यहाँ पे एक तरीके से डैम सब प्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हल्के-हल्के पानी छोड़ते हैं नीचे, और यहाँ पे क्या होता है, हमारी टरबाइन होती है। अब ये टरबाइन में जब पानी गिरता है तो रोटेट होती है, और इससे क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थर्मल पावर से या फिर जो भी हमारे क्या बोलते हैं हाइडल पावर है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखें, तो मैप में यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स दे रखे हैं। तो आपको न्यूक्लियर तो पक्का ही पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं इकलौता है हमारे यूपी में नरौरा। फिर यहाँ पे रावत भाटा हमारे राजस्थान में, काकरापारा हमारे गुजरात में, तारापुर यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र में, काइगा हो गया यहाँ पे हमारा कर्नाटका में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक आखिरी हमारा कालपक्कम, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सा किसने एस्टेब्लिश करा था, मतलब कुछ यूके के हेल्प से हुआ था, कुछ हमारे यहाँ पे रशिया के हेल्प से हुआ था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आप कवर कर लेना। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अब आते हैं हमारे यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन सी आ गई, ये आती है जो हमारी मतलब खत्म नहीं होती। तो इसमें आगे हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी। फिर हो गया हमारे यहाँ पे बायोमास। फिर हो गया यहाँ पे वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले यूज़ क्या होता है, हमारा यूरेनियम यूज़ होता है, थोरियम यूज़ होता है। अगर इंडिया में देखो तो ये मिलता कहाँ पे, ये मिलता है हमारे झारखंड में, अरावली रेंजेस मतलब राजस्थान में। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए केरला में मिलता है यहाँ पे मोनाजाइट सैंड में। तो ये आपको याद रखना है, मोनाजाइट सैंड से ये कहाँ पे, केरला में। यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ पे मिलता है हमारा थोरियम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे ये भी न्यूज़ आई थी कि यूरेनियम है, यूरेनियम कहाँ पे मिला है, हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे, पर कितना है और वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए फीजिबल है या नहीं, वो अब तक हम मतलब पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए वहाँ पे अभी भी काम चल रहा होगा। फिर हमारा जो अगला यहाँ पे क्या बोलते हैं क्या कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपने देखा ही होगी, हम यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगाते हैं, यहाँ पे सन की रेस पड़ती है, और इससे हम फोटोवोल्टिक मतलब एक तरीके से क्या है, ये हीट से हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी हमारी लाइट होती है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सनलाइट है डायरेक्टली हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से यूज होती है, तो आपको याद रखना है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेनली सोलर एनर्जी इन सब के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डीप में दिया भी नहीं है। फिर अगला सिंपली हमारे यहाँ पे विंड एनर्जी। तो अगर यहाँ पे अगर सोलर के बारे में बात करें, तो सबसे मेन हमारे यहाँ पे हो गया राजस्थान। फिर अगर देखें यहाँ पे गुजरात। तो जिस एरिया में ज़्यादा सोलर एनर्जी यहाँ पे पहुँच सकती है, वो हो गया हमारे यहाँ पे मेनली एरियाज। जैसे पोस्ट पूरा मतलब अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो मेजरली हर जगह पे पहुँचती है, पर यहाँ पे दो हमारे मेजर स्टेट्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो जो कर्नाटका तमिलनाडु, वहाँ पे भी बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। फिर अगर हम अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी यहाँ पे सिंपली टरबाइन्स देख सकते हो, इस तरीके से आपके फैन्स लगे होते हैं। अब ये फैन क्या है, ये फैन यहाँ पे देख रखे हो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे ये रोटेट होते हैं, जो यहाँ पे ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से भी रोटेट होगा, तो टरबाइन हमारी रोटेट होगी। फिर जब भी इस जैसे रोटेट होती है, वैसे हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे फार्म देखें, हमारे मेन जो यहाँ पे विंड मिल्स हैं, विंड फार्म से कहाँ पे हैं, ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे मदुरई मतलब तमिलनाडु में। फिर अगला हमारे यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये मेजर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे अगला आ गया हमारे यहाँ पे बायोगैस। अब बायोगैस होता क्या है, बायोगैस सिंपली होता है हमारे यहाँ पे जो भी मान लो एक तरीके से हम नेचुरल जो चीज़ है हमारी, जैसे कोई भी हमारे जैसे प्लांट होता है। अब प्लांट का जो यहाँ पे डिके होता है, तो उससे कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, तो गैस प्रोड्यूस हम अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम इसे क्या कहते हैं, पूरा टर्म दे रखा है हमने बायोगैस। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर yields दिस गैस। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। तो जहाँ पे भी मतलब गोबर गैस मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा काउ डंग है उसके थ्रू भी जब हम उसे बर्न करते हैं थोड़ा सा, तो जब बर्न करने से क्या होता है, हमारी जो भी हमारे यहाँ पे गैसेस निकल रही है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारी एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, गोबर गैस प्लांट्स कहते हैं।
फिर ये हमारी बहुत ही एनर्जी क्या कहते हैं मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी हमारा मैन्योर है ये बन जाता है इससे, और साथ में जो हमें एनर्जी है वो भी मिल रही है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट दे रखा है। फिर अगली हमारे यहाँ पे नॉन जो क्या बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स है वो हमारे यहाँ पे टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी का जो पूरा सिस्टम है, चलो मैं सिंपली से एक छोटा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो ये हो गई हमारी ओशन। अब यहाँ पे एक आपकी ये एक तरीके से यहाँ पे गेट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, अभी यहाँ पे लेवल नॉर्मल इतना है, पर जब यहाँ पे लेवल ज़्यादा होगा तो पूरा पानी यहाँ पे अंदर आ जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे ये वाला गेट है खोलेगा, पानी आ जाएगा पूरा अंदर। फिर इस तरफ पानी फिर से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे पाइप होगा, पाइप में टरबाइन होगी, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे ज़्यादा पानी यहाँ पे कम है तो यहाँ से पानी इधर ज़्यादा मूव होगा। तो यहाँ पे पानी जाता रहेगा और ये टरबाइन रोटेट होती रही, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी टाइडल एनर्जी ये भी यूज़ होती है, इसलिए हमारे क्या हालत है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली आप देख सकते हो एरिया कौन कौन सा है, गुल्फ ऑफ खम्बात, फिर गुल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन रीजन, तो यहाँ पे मेनली यूज़ होता है। तो गुल्फ ऑफ खम्बात का जो हमारा गुजरात वाला एरिया है, तो ये अगर हम देखें इस तरीके से गुजरात जाता है तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रन ऑफ कच्छ और जो हमारे दूसरे यहाँ पे क्या है गुल्फ ऑफ खम्बात, दोनों यहीं पे है। फिर अगर हम आगे देखें जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी सिंपली क्या है, जो हमारी अर्थ है, अब अर्थ का जो हमारा कोर होता है वो हीटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से अगर देखें तो और रॉक्स होते हैं उस पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। फिर यहाँ से जो यहाँ पे मतलब जो भी हमारे यहाँ पे गैसेज है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे थर्मल एनर्जी मिलती है। तो इससे क्या होता है, इससे मान लो आपका कहीं भी वाटर होगा तो वो गर्म हो जाता है तो स्टीम के फॉर्म में ऊपर आता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो भी हमारे स्टीम के फॉर्म में ऊपर पानी आ रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब इस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ये था, उस आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम देखें जियोथर्मल ग्रेडियंट इज़ हाई, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि बहुत सी जगह पे यहाँ पे जो हमारा क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारे ऊपर जो भी रॉक्स है वो हीटेड होते हैं। फिर उसके ऊपर जो भी हमारा वाटर सोर्स होगा वो हीटेड होगा, तो यहाँ पे स्ट्रीम के थ्रू पानी ऊपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। फिर अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे मिलते हैं, हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं मिलती है हमारी पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में और दूसरी यहाँ पे पूगा वैली लद्दाख में। तो यहाँ पे 2 हमारी मेजर जगह हैं। तो ये हमारी जितनी पूरी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, ये हम सब अच्छे से हमने कवर कर लिया है, सो आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत अलग जो हमारे मान लो आपके अलग-अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अलग-अलग इंडेक्सेस आते हैं, तो उसमें जो जितनी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, उससे भी क्या होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेयर करते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पे मेजर हमारे इश्यूज आ रहे हैं वो हमारे एनर्जी यूजेस हो रहे हैं, क्योंकि हम कोल मतलब जो भी हमारे एक तरीके नॉन कन्वेंशनल जो हमारी चीज़ें वो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर जनरेशन की नहीं रहेंगी। इसलिए हमें ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और हम अपने मतलब अपने हिसाब से जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रिजर्व कर पाए। तो यहाँ पे ये मेजर चीज़ है, यहाँ पे चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, पर यहाँ पे इतना डेप्थ में कुछ दे नहीं रखा। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स। तो राइटिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता ही होंगी। तो यहाँ पे और भी दे रखा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी जो भी हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जब यूज़ करो सिर्फ तब ऑन करो बाकी ऑफ कर दो। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। फिर और दे रखा है कि एनर्जी का मतलब कंजर्विंग डिवाइसेज है वो यूज़ करो, और मतलब इस तरीके डेवलपमेंट करो जो हमारे मतलब जो भी एक तरीके से हमारी डिवाइस है वो कम से कम एनर्जी यूज़ करे। तो यहाँ पे ये कुछ मेजर्स हैं। तो इस पूरे चैप्टर में यही इतनी सारी चीज़ें थी। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनकी तरफ। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो हमने ये देखा था कि हमारा बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट में सिंपली क्या होता है जो हमारे पहले से रॉक होता है उसको जब तक हमारे ऊपर मतलब वेदरिंग होती है उस रॉक के ऊपर, तो यहाँ पे मतलब सन की वजह से, वाटर की वजह से, रिवर की वजह से जो भी हमारी चीज़ें हैं, तब यहाँ पे क्या बनते हैं हमारी बॉक्साइट और यहाँ से निकल के आती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर हो गया बॉक्साइट। फिर दे रखा है कोदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो हमने क्या पढ़ा था, कोदरमा से हमें क्या मिलता है, हमारे माइका मिलता है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे हमारे यहाँ पे मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो स्ट्रेटास के फॉर्म में जैसे मतलब जो हमारी लेयर्स के फॉर्म में थे वो क्या थे, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर अगला है हमारे यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन मोनेजाइट सैंड। अब मोनेजाइट सैंड में क्या मिलता था, मोनेजाइट सैंड है कहाँ पे, सबसे ये केरला में मिलता है। ये कहाँ पे मतलब केरला में मिलता है, इसमें क्या होता है हमारा थोरियम होता है। थोरियम किस लिए यूज़ होता है, हमारा एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो यह यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये पूरा चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें कवर करी है, जितने भी हमारे यहाँ पे मिनरल्स थे, फेरस नॉन फेरस, फिर यहाँ पे जो प्रीशियस मिनरल थे, फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थी, ये सारी चीज़ें।
तो आई होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ में जो हमारी मतलब सीएपीएफ अगर सीडीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो पीवाईक्यू सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो जाके देख सकते हो। आपको एक तरीके से स्कोर बूस्ट कर देगा वो, और आपको जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएँगी। तो आई होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।